नमस्कार। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आज के दिन को दुनिया ने चिन्हित इसलिए किया कि हम आज मंथन और चिंतन करें इस विषय पर कि इस खूबसूरत धरा को कैसे अपनी संतानों, उनकी संतानों, उनके संतानों और आने वाली पीढ़ियों और वो तमाम जीव जंतु जो ईश्वर ने बनाए उसके लिए हम कैसे बचाएं। कोई भी ऐसी मंथन की शुरुआत हमारे सभ्यता या इंसान की बेवकूफ़ियों से करने उचित रहेगा। बेवकूफ़ियाँ क्यों? वह इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि ईश्वर ने आसमान में, ज़मीन पर, पानी में, ज़मीन के नीचे चारों लेयर पे जीवन क्रिएट किया। और यही नहीं, जीवन को चलायमान रखने के लिए उसने वो हालात भी पैदा किए। जैसे वैसे तो बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन कुछ जो हम लोग चर्चा कर सकते हैं और जिनके बारे में हम आसानी से जानते हैं वो है ऑक्सीजन, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का पर्पस ये है कि अगर ओजोन लेयर ना हो तो अल्ट्रावायलेट रेज सीधे पृथ्वी पर पड़ें, और अल्ट्रावायलेट रेज के पड़ने पर न कोई पौधे पनप सकते हैं और न प्लैंक्टॉन्स, और हम लोग को और जानवरों को स्किन कैंसर की भी समस्या हो सकती है। तो अधिक अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोकने के लिए उसने ओजोन लेयर बनाया, उसने या प्रकृति ने, जो भी कहिए। उसके अलावे ऑक्सीजन किसी भी जीवन को हम जानते हैं कि चलायमान रखने के लिए आवश्यक है। उसके बाद जल के बगैर जीवन हो नहीं सकता। उसी तरीके से उसने कई साइकिल्स बनाए। ऑक्सीजन साइकिल यानी कि पौधे ऑक्सीजन छोड़े अपना खाना बनाने यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा, हम वो ऑक्सीजन ले और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, और ये साइकिल ऐसी चलती रहे। दूसरी तरफ जल चक्र उसने बनाया कि बारिश हो और बारिश भाप बन के दोबारा बादल बने और फिर वापस वही पानी धरती पर पड़े और हमें पीने को पानी मिल सके। नाइट्रोजन चक्र, फूड साइकिल। तो ऐसे चक्र उसने बनाए या प्रकृति ने बनाए, जो भी आप कहिए। आस्तिकों के लिए ईश्वर ने बनाए और जो ईश्वर को नहीं मानते उसको, उनके लिए प्रकृति के बनाए। लेकिन जो भी है, ऐसे चक्र बने जिसके कारण जो जीवन 4 लेयर्स पे क्रिएट किया गया, यानी कि पानी के नीचे, ज़मीन पर, आसमान में और ज़मीन के नीचे, ये सब अपने आप जीवन चलता रहे। तो ये तो हो गया मैक्रो लेवल पे तैयारी। माइक्रो लेवल पे तैयारी, हम हर इंसान, हर क्रिएशन में उसने डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना पचाने की प्रक्रिया, जिसमें हम खाना खाते हैं, सब रोटी चावल कुछ भी, और वो धीमे धीमे हमारे डाइजेस्टिव मुंह से लेते हैं और नीचे जाते जाते वो इतना सूक्ष्म होते जाता है कि वो इतना छोटा हो जाता है कि हमारे सेल्स, कोशिकाएं उनको एब्जॉर्ब तक कर लेती, और जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से होते हुए बाहर चला जाता है। वैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हर जगह खून के ज़रिए ऑक्सीजन पहुंचाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये इन पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की आवश्यकता। मैं बस इतना हम लोग ध्यान दें कि बेवकूफ़ियों के बारे में जब हम सोचें कि उसने जीवन क्रिएट किया, जीवन के लिए कंडीशन मैक्रो लेवल पे क्रिएट किए, माइक्रो लेवल पे क्रिएट किए। और हम जानते हैं कि हमारे सेल्स इतने छोटे से लेके कि हमें माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही देख सकें, से लेके करीब 12 इंच तक साइज़ के सेल्स भी हैं। तो ये तमाम क्रिएशन की ये जीवन चलता रहे। तीसरा, हमारी बेवकूफ़ियों पे, जिन चीज़ों पे हम लोग नहीं ध्यान देते हैं, वो ये
कि इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी औकात क्या है। हबल टेलीस्कोप ने पाया कि कितने 100 बिलियन गैलेक्सीज यानी 100 करोड़ गैलेक्सी है। 100 करोड़ मतलब 10 पे 9 शून्य लगाए जाएं तो एक इतने गैलेक्सीज हैं। और हबल टेलीस्कोप लोग साइंटिस्ट का मानना है कि जैसे जैसे समय बीतेगा और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हबल टेलीस्कोप 200 बिलियन टोटल गैलेक्सीज और खोज सकता है या खोजेगा। और हमारी गैलेक्सी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें लगभग 400 बल्कि 100 से 400 बिलियन ग्रह हैं। 100 से 400 बिलियन ग्रह मतलब कि 100 गैलेक्सीज में इस हिसाब से मतलब कितने ग्रह हुए, तो हुए 10⁻24 शून्य ग्रह हुए। ये सब इसलिए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, इसलिए ये चर्चा। मतलब हमारी औकात कितनी छोटी है कि 10⁻24 प्लैनेट्स में एक प्लैनेट अर्थ जहाँ पे जीवन पल रहा है, और उसमें इतने 196 देश के लगभग, और उसमें इतने सारे लोग, और उसमें एक हम। तो ये तो हमारी औकात है। उसके अलावा हमारी बेवकूफ़ियों में ये भी देखने को रहेगा कि हम कहाँ से आए और कहाँ जाना है हमें कुछ खबर नहीं। इतना कुछ होने के बावजूद हम लोग तमाम छोटे विषयों पे लड़ते रहते हैं। वो विषय छोटे इसलिए क्योंकि हमारा अस्तित्व, हम लोग हैं कौन, ये सोचना ज़रूरी है। हम लोग कभी हिंदू मुसलमान सिख वगैरह पे लड़ते हैं, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन और आदि धर्मों पे लड़ते हैं, कभी जाति पे लड़ते हैं, कभी भाषा पे लड़ते हैं। और दुनिया में अमूमन हम अगर देखें तो लड़ाइयाँ अक्सर इस बात की हैं कि हमारा ही धर्म दुनिया में चले, हमारा ही कल्चर दुनिया में चले, हमारा ही राष्ट्र दुनिया में आगे बढ़े और कोई राष्ट्र आगे नहीं बढ़े, ये भी है उसका पार्ट। और चौथा, हमारी ही सोच दुनिया में चले। तो इन बेवकूफ़ियों में या इन छोटी छोटी सोच पे हम लोग अपना जीवन बिता देते हैं, और ये दुनिया का सफ़र हमारा धीमे धीमे ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे हमारी बेवकूफ़ियों से मैंने इसलिए शुरू किया कि हमारी हकीकत, हैसियत कितनी छोटी है। 10⁻24 प्लैनेट्स में एक प्लैनेट जिसमें कुछ लोग हम, यानी एक बड़े से बोरी में एक दाना गेहूँ, और उसमें हमारी हैसियत। फिर ये सफ़र, जैसा मैंने बताया, कहाँ से आए कहाँ जाना है कुछ खबर नहीं, कुछ दिन का सफ़र। उसके बावजूद हम इसी में फंसे। उसके अलावा यहाँ पे एक चर्चा और आवश्यक होगी कि जीवन की उत्पत्ति कैसे रही। तो इस विषय में मैंने मैंने नोट किया कि 4.54 बिलियन वर्ष पहले, यानी कि 45,000 लाख वर्ष पहले इस धरती का जन्म हुआ, ऐसा अब तक साइंस मानता है। लगभग 35,000 लाख वर्ष पहले जीवन पहली बार आया, और मात्र 600 लाख वर्ष पहले, यानी कि 35,000 लाख वर्ष पहले पहला लाइफ का इंडिकेशन देखा, यानी यूनिसेलुलर लाइफ दिखी। और अचानक 600 लाख वर्ष पहले अचानक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए। उसके बाद सफ़र इंसान का शुरू होता है करीब 3 लाख वर्ष पहले, जब पहली बार हम जो होमो सेपियंस का जन्म हुआ, यानी कि हमारे रूप में इंसान इस धरती पे आया। और समय बीतता गया, और उसके बाद पाषाण युग, और लगभग
9,000 करीब 9,000 BC यानी लगभग 11,000 साल पहले हमने कभी खेती शुरू करी। तो ये सफ़र होते 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 आज की तारीख 5 जून 2021, जीवन चल रहा था आराम से, लेकिन अचानक हमने अपने जीवन शैली के ज़रिए जो प्रकृति विरोधी होती गई बड़ी तेज़ी से इस धरती को मारना शुरू किया, और ये दुनिया जहाँ जीवन आराम से चल रहा था वो अचानक मृत्यु की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। आज के पर्यावरण दिवस पे ये चर्चा आवश्यक है, इसलिए ये चीज़ें रखी जा रही हैं। जिसमें सबसे बड़ा, वैसे तो बहुत सारे आयाम हैं, एक आयाम है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हम लोग बहुत ये डेटा में नहीं जाएंगे, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण हुआ ये कि इस समुद्र का एसिडिफिकेशन होना शुरू हुआ, जिसके कारण समुद्री जीवन समाप्त होने के कगार पे पहुंच रहा है। फाइटोप्लैंक्टॉन्स, कोरल रीफ्स, हम लोग अक्सर इन चीज़ों की चर्चा होते नहीं देखते हैं। फाइटोप्लैंक्टॉन्स बहुत छोटे छोटे जीव हैं, प्लांट्स हैं यूँ कहिए, जो समुद्र में पाए जाते हैं और ये खाना बनाते हैं, और इनको फिर जू प्लैंक्टॉन्स खाते हैं, और उसके बाद उसको बड़ी मछली खाती है, और ये पूरा चेन फाइटोप्लैंक्टॉन से होते हुए सबसे बड़ी मछली तक पहुंचता है, और फिर इंसान। तो टेम्परेचर के राइज से हो रहा ये है कि फाइटोप्लैंक्टॉन्स ख़त्म हो रहे हैं, कोरल रीफ्स ख़त्म हो रहे हैं। फाइटोप्लैंक्टॉन्स के बारे में कहा जा रहा है कि करीब 40% फाइटोप्लैंक्टॉन्स 1950 से अभी तक में ख़त्म हो गए, और 90% फाइटोप्लैंक्टॉन्स इस सेंचुरी के अंत तक ख़त्म हो जाएंगे। फाइटोप्लैंक्टॉन्स, कोरल रीफ्स की चर्चा भले ही बड़ी बेरस लग रही हो, लेकिन नीरस लग रही हो, लेकिन फिर भी चर्चा आवश्यक है, क्योंकि हमारे अस्तित्व के लिए और जीवन के अस्तित्व के लिए ये दोनों जीव बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, और इस पर मंथन करिए, औरों को भी जगाइए। तो हुआ ये कि 90% फाइटोप्लैंक्टॉन्स उम्मीद किया जा रहा है कि इस सेंचुरी के अंत तक समाप्त हो जाएंगे। फाइटोप्लैंक्टॉन्स के समाप्त होने का मतलब क्या रहेगा? फाइटोप्लैंक्टॉन्स के समाप्त होने का मतलब ये रहेगा कि जो पूरा जो चेन था, खाना बनाने से लेके ऊपर की मछली तक, ये पूरा चेन समाप्त, यानी कि समुद्र एक पानी का डेजर्ट बन जाएगा जहाँ कोई जीवन नहीं पलेगा जब फाइटोप्लैंक्टॉन समाप्त हो जाते। तो दूसरा बहुत ज़बरदस्त चीज़ जिस पे हम लोग का ध्यान अक्सर नहीं जाता है वो ये है कि फाइटोप्लैंक्टॉन, साइंटिस्ट का मानना है कि लगभग 30 से 50% कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स का ख़त्म होना मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब बढ़ना मतलब ग्लोबल वार्मिंग। तो एक चेन, और ये पृथ्वी मृत्यु की ओर धकेली जाती रहेगी इस तरीके से। एक और गंभीर परिणाम ध्यान दीजिए, फाइटोप्लैंक्टॉन्स 50 से 80% ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। क्यों? फाइटोप्लैंक्टॉन, जैसे चर्चा हुई कि ये प्लांट्स हैं, पौधे किस्म के हैं, भले ही साइज़ छोटा हो, ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं जैसा कि प्लांट्स करते हैं। तो जब फाइटोप्लैंक्टॉन्स ख़त्म, तो यही नहीं कि समुद्र एक डेजर्ट बन गया, निर्जीव हो गया, ऑक्सीजन भी की जनरेशन भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये पौधे जितने ऑक्सीजन जनरेट करते हैं उसमें से 50 से 80% ऑक्सीजन समुद्र से आ रहा है। ऑक्सीजन जनरेशन ख़त्म, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा। ये ग्लोबल वार्मिंग के असर जिनकी अमूमन चर्चा नहीं होती है, चर्चा होती है ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, पानी का लेवल बढ़ रहा है वगैरह। अच्छा, दूसरा जो पानी का लेवल बढ़ने की बात आई, तो पानी का लेवल बढ़ने से क्या हो रहा है कि 2050 तक माना जा रहा है कि बहुत सारे देश डूब जाएंगे। 2050 तक माना जा रहा है अभी तक, मतलब अगर इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ता रहा, कि 34 सेंटीमीटर पानी का लेवल बढ़ जाएगा 2050 तक। और जो शहर उस समय डूब जाएंगे जो कि माने जा रहे हैं, उनमें कलकत्ता, मुंबई, सूरत के कुछ इलाके, बहुत सारा हिस्सा लंदन का, पनामा सिटी, बैंकॉक, ये सब डूब जाएंगे मतलब वहाँ से लोगों का फिर इमिग्रेशन होगा। और बहुत सारे शहर जिनको आप अवश्य
इंटरनेट पे देखें कि इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और इफ़ेक्ट्स ऑफ राइज इन वाटर लेवल। हम लोग यहाँ डेटा नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन जस्ट एक इंट्रोडक्शन इस विषय का। पर्यावरण में एक दूसरा विषय आ रहा है प्लास्टिक वेस्ट, पन्नी, डब्बे वगैरह वगैरह। साइंटिस्ट का मानना है कि 2050 तक मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक नदियों में पाया जाने लगेगा। एक और विषय गंभीर है, वो है इनऑर्गेनिक वेस्ट का। डेटा जो है वो बताता है कि वर्ष 2000 में हमने बेंगलोर में 2000 टन पर डे हर दिन इनऑर्गेनिक वेस्ट क्रिएट होता था, जो कि 2015 में यानी 15 साल बाद 200 टन से पर डे 3750 पर डे हो गया, यानी 1750% बढ़ोतरी हुई वेस्ट क्रिएशन में उन 15 साल में मात्र। वैसे ही दिल्ली में 400 टन हर दिन क्रिएट किया जाता था वर्ष 2000 में, और ये 2015 में हो गया 8700 टन्स पर डे, यानी 2075% राइज। ये तो 2 शहरों की कहानी है। आप धीमे धीमे, मतलब यहाँ पे चर्चा इसलिए कि हम अपने मॉडर्न लिविंग वेस्ट से और कंजम्पशन के बढ़े हुए स्टाइल से अपने बच्चों के लिए क्या दे रहे हैं, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए क्या दे रहे हैं। तो ये तो कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, बाकी आप इंटरनेट पे जाके देखिए और डेटा मिलेगा, जिसमें आप देखेंगे कि हवा का लेवल, जैसे अभी कुछ समय पहले हम लोग ने सुना, शायद 3-4 साल पहले पहली बार, कि सर्दियों में बच्चों को बाहर ना निकलने दें और घर में रहें, और बाहर खेलेंगे तो उनको पोल्यूशन का खतरा है। तो कुछ समय बाद, आज से 20 साल बाद शायद आएगा कि साहब ऑक्सीजन सिलेंडर लेके सोइए भी और बाहर भी निकलिए, और उसके 20 साल बाद और बुरी हालत सेम पानी के साथ। इनऑर्गेनिक वेस्ट जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो नीचे डूब के लीच करते हुए और टूट के और डीके करके अल्टीमेटली अंडरग्राउंड वाटर में ही तो आ रहा है। तो इस तरह के भयावह स्टैटिस्टिक्स हैं, लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि एक तरफ हम अमूमन जो लड़ाई है वो है कि साहब इसी नाम से उस ईश्वर को पूजा जाए, यही कानून चले, यही धर्म चले, लेकिन ईश्वर को पूजने वाले वो तमाम लोग ईश्वर को बनाई हुई इस दुनिया को बचाने के लिए साथ में नहीं आते, न हम इसे विषय पे कोई प्रोटेस्ट होते देखते हैं। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हमें ये सोचना होगा कि जैसा मैंने बताया कि जिस धरती पर पहली बार जीवन 35.5 लाख वर्ष पहले आया, और जहाँ पे इंसान की उत्पत्ति, जो इस फॉर्म में इंसान है, और जो पहली बार खेती वगैरह सीखा, वो लगभग मात्र 10,000 साल पहले। और हमारे इतनी लंबे समय के बाद हमारे पिछले 15 साल, 20 साल, 50 साल की हरकतों के कारण ये सब खत्म हो रहा है। तो ये सोचने का विषय है। उसके अलावा हम अपनी औकात भी, हम अपनी हैसियत भी देखें। इतना बड़ा ब्रह्मांड, यानी 10 टू पावर ऑफ 24 प्लैनेट्स में एक छोटा सा पृथ्वी, और उसमें हम एक छोटे से, और ये सफ़र हमारा बहुत छोटा सा है धरती पर। उसके बावजूद ये बेवकूफ़ी नहीं तो क्या कि हम इस खूबसूरत धरती को मारे डाल रहे हैं। तो आज ये चर्चा आवश्यक थी, इसीलिए ये वीडियो बनाया, क्योंकि आज कई मैसेजेस आए, लेकिन इन चीज़ों पे सोचना है। तो अब प्रश्न है ये कि कैसे इस धरती को मरने से रोका जाए, क्योंकि थोड़ा सा और सोचिए तो दिखाई देता ये है कि लगभग 196 देशों की इस दुनिया में एक भारत ही है जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा अध्यात्म में काम हुआ। तो जैसे अंग्रेज़ आए थे और वो कहते थे कि साहब ये वाइट मैन्स बर्डन है हमें सिविलाइज करना भारत को, वैसे आज इंडियाज़ बर्डन है दुनिया को मृत्यु से बचाना। और वो कैसे होगा? वो भारत ही कर सकता है, क्योंकि भारत में गीता का ज्ञान जो है, गीता ध्यान रहे, हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तती, सत्यनारायण भगवान की कथा और इस तरह की कथाओं, इस तरह की
पुस्तकों की तरह नहीं है जो एक धर्म विशेष के लिए, मज़हब विशेष के लिए हो। गीता एक ऐसी पुस्तक है जो बताता है कि एक जीने के तरीके बताता है, जो किसी मज़हब विशेष के लिए नहीं। तो भारत से उपजा अध्यात्म, जिसका पूरा सार गीता में मिलता है, और बाकी भी आप और अंदर जाएं तो मिलता है। तो भारत को दुनिया को बचाने के लिए अपना अध्यात्म पहुंचाना होगा बाहर तक। वो दो, वैसे तो संस्कृत मेरी मजबूत नहीं है, लेकिन 3 श्लोक बड़े हम लोग सुनते हैं। पहला है वासुदेव कुटुंबकम, यानी ये सारी दुनिया, ये सारी पृथ्वी एक ही कुटुंब है, एक ही परिवार। तो हम इस फिलॉसफी को दुनिया को बताएं कि साहब किस बात की लड़ाई, ये सारी दुनिया तो एक ही परिवार है। तो हम लोग इस परिवार को खुशहाल और समृद्ध बनाएं, इनइक्वालिटीज़ ख़त्म करें। उसी तरीके से दूसरा जो फिलॉसफी है बहुत बेसिक, एकम सत बहुधा वदंती, कुछ शायद 1-2 कुछ छूट रहा हो, यानी कि उस एक ईश्वर को हम अलग अलग नामों से पूजते हैं, वो एक सत्य को अलग नामों से पूजते हैं। तो हम ईश्वर के भक्तों से कहें कि साहब किस बात की लड़ाई है, तुम अपने मनपसंद तरीके से ईश्वर को पूजो, हम अपने मनपसंद के तरीके से पूजें। ये ब्रॉड थिंकिंग, सोचने का तरीका भारतीय संस्कृति में ही है। तीसरा बहुत आप लोग सबने सुना हुआ है कि प्रकृति से उतना ही लीजिए जितना जीवन जीने के लिए आवश्यक है। एग्जैक्ट श्लोक तो नहीं ध्यान आ रहा है, यानी कि प्रकृति का अत्यधिक दोहन ना करें, और प्रकृति को की उपासना और प्रकृति को जीवनदायिनी मानते हुए उपासना करने की पद्धति भारत में ही है, और शायद दुनिया के बहुत सारे इंडिजिनस कल्चर्स में भी है, लेकिन इसमें भारत लीड ले सकता है। इसलिए भारत का जगना ज़रूरी है। जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने और अरविंदो घोष जी ने कहा था कि भारत का जगना अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए ज़रूरी है। लेकिन हम लोग बेवकूफ़, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र की बेवकूफ़ियों में फंसें। तो कैसे आगे बढ़ें, तो उसमें मेरे को लगता है कि भारत का उठना ज़रूरी है, भारत का अध्यात्म को उठना ज़रूरी है, भारत की गीता का ज्ञान और वेदों का ज्ञान दुनिया में पहुंचाना आवश्यक है। और हर एक को आज़ादी हो अपने तरीके से उस ईश्वर को पूजने की, कोई किसी पर ज़बरदस्ती ना करे, कोई किसी के इष्ट देव की बेइज्जती ना करे, सब एक दूसरे की इज्जत करें। लिव एंड लेट लिव, जी और जीने दो का सिंपल फिलॉसफी। दूसरे तो मेरे को लगता है कि ये तरीका क्या हो, एक भारत उठे। दूसरा, हम ईश्वर को मानने वाले उन तमाम लोगों से करें, चाहे वो किसी भी धर्म मज़हब के हों, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, किसी भी नाम से ईश्वर को पूजते हों, कोई भी पूजा की पद्धति हो, कि साहब अगर आप ईश्वर को पूज रहे हैं तो उसकी बनाई दुनिया को बचाने के लिए छोटे छोटे काम करें। यानी कि वेस्ट क्रिएशन की कमी, पानी का वेस्टेज ना हो, बिजली का वेस्टेज ना हो, पेड़ लगाएं, अपने लाइफस्टाइल को सिंप्लीफाई करें यथासंभव। यथासंभव क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि साहब अगर एसी ऑन कर रहे हैं तो एसी बहुत आवश्यक हो तो ही ऑन करें। पंखे से चलाएं, कूलर एसी का कम से कम इस्तेमाल करें। उसी लाइट उतना ही जलाएं जितनी आवश्यक हो, यानी कि सुबह बाथरूम में जाते समय, ब्रश करते समय लाइट ना ऑन करें अगर आवश्यक नहीं हो। वेस्ट क्रिएशन में कमी लाएं। तो छोटे छोटे मेजर्स अडॉप्ट करें, और हम लोग अपने अपने लेवल पे अपने लाइफस्टाइल्स कर्टेल करें, औरों को बोलें कि साहब आप भी अपने लाइफस्टाइल्स कर्टेल करिए। तो एक तो हम ईश्वर को पूजने वाले लोगों में कहें कि साहब ईश्वर की बनाई दुनिया को बचाने के लिए साथ आएँ। आप लोग अपने अपने मंचों से जो बोलते हैं, चाहे वो स्वामी जी हों हिंदू धर्म के, चाहे वो इस्लाम धर्म के हों, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म के हों, चाहे सिख हों, जैन हों, कि भाई अपने अपने प्रवचनों में ईश्वर की बनाई दुनिया को बचाने के लिए छोटे छोटे मेजर्स अडॉप्ट करने की आवश्यकता पर बोलें। क्योंकि आपके बोलने से ज़्यादा असर होगा, हम आदमी के बोलने से कितने लोग सुनते हैं। लेकिन अगर ये धर्म गुरु, ये बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स अगर बोलना शुरू करें उसकी बनाई दुनिया को बचाने के विषय में, तो बहुत कुछ हो सकता है। दूसरा हो कि हम बड़ों को बोलें कि भाई हम लोग का सफ़र कुछ दिन का है,
अपने बच्चों के लिए अपने लाइफस्टाइल्स को कर्टेल करो, क्योंकि अगर तुमने अपने लाइफस्टाइल्स कर्टेल नहीं करे तो तुम्हारे बच्चों को देखो कि क्या क्या ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। या वो तमाम आयाम, हवा पानी बिजली, हवा पानी, मिट्टी की फर्टिलिटी गिर रही है, नदियों की मौत हो रही है, पहाड़ खोखले हो रहे हैं, तो अपने लाइफस्टाइल्स को कर्टेल करो अगर बच्चों से वाकई प्यार करते हो तो। ये तो सेकेंड तरीका हुआ। तीसरा हुआ कि हम बच्चों से बोलें कि यार तुम्हें ज़्यादा देर रहना है, और उससे बोलें कि एक स्लोगन लेके चलो कि चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट टू सेव द प्लैनेट। यानी कि जो पेरेंट्स इन थॉट्स के लिए इम्परमिएबल हो, यानी कि जिनको नहीं समझ में आता हो तमाम बोलने पे भी, और वो प्लास्टिक की थैली लेके सब्जी लेने जाते हों, या वो एसी के घंटे कम ना कर रहे हों, या फिर उनके नल तेज चलते हों, उन घरों में उन बच्चों के ज़रिए हम बोल सकते हैं कि यार तुम्हें ज़्यादा देर रहना है। इन बड़ों के दिमाग में कहीं पीछे है कि साहब हमें तो कुछ ही दिन की बात है, हम 20 साल 30 साल रहेंगे। तो बच्चों को बोलें कि भाई तुम्हें ज़्यादा देर रहना है, तुम्हारे बच्चों को रहना है, तुम लोग अपने अपने घरों में बर्बादी ना होने दो, चाहे वो पानी का हो, बिजली का हो, और एसी के घंटे कम करो, लाइफस्टाइल्स कर्टेल करो। यानी कि सुबह ब्रश करने से लेके रात के सोने के समय तक जो जो प्रकृति विरोधी चीज़ें हैं उसको हम कर्टेल करें। मिसाल के तौर पे सुबह ब्रश करते समय हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम बाथरूम की लाइट स्विच ऑन करते हैं, तो स्विच ऑन ना करें, आवश्यक नहीं है अगर लाइट की। हम नल को धीमे खोलें, अगर वॉश बेसिन चौड़ा हो तो हम नीचे उसमें मग रखें, मुंह धोएं और उसमें पानी जमा करें, उस पानी को हम ये पौधे में डालें या बाथरूम में यूज़ करें। उसी तरीके से नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, नेक्स्ट चीज़ किचन में खाना बनता है, किचन में परमानेंट भगोना रखें, जहाँ पे बड़ा भगोना जिसमें तमाम दालें, चावल, फल, सब्ज़ी धुल के पानी जमा हो, उस पानी को पौधे में डालिए, या अगर घर में पौधे ना हो तो मिट्टी में डालिए, यानी पानी रिसाइकिल हुआ। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है उसके मतलब इसके ठीक पहले शेव वेव करने का तरीका। तो शेव के लिए ऐसे ब्लेड का इस्तेमाल करें जो परमानेंट वेस्ट कम से कम क्रिएट हो। टूथपेस्ट ट्यूब्स और शेविंग ट्यूब्स का सब्स्टिट्यूट सोचें कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट हुआ कि पेन का जो इस्तेमाल करें तो हम कोशिश करें, जैसे जब हम लोग छोटे थे तो हुआ करता था फाउंटेन पेन, हम लोग के एज के सब लोग जानते हैं। तो फाउंटेन पेन में इंक भरा और उसके बाद यूज़ किया, उसके बाद फिर से भरा, फिर से यूज़ किया। तो हम डॉट पेन के बदले दोबारा हम फाउंटेन पेन के युग लाने का कोशिश करें और लोगों से आग्रह करें कि फाउंटेन भी यूज़ करिए, डॉट पेन भी यूज़ करिए, लेकिन फाउंटेन पेन का प्रचलन बढ़े। उससे क्या होगा कि वो जो छोटा जो बॉल रिफिल है या कार्ट्रिज है जेल पेन का या बॉल पेन का, वो वेस्ट क्रिएशन नहीं होगा। उसके बाद क्या हो, उसके बाद जहाँ तक संभव ऑल पेन का इस्तेमाल करें स्टेपलर की जगह, या स्टेपल्स को जमा करें रिसाइकिल के लिए। कैंटीन जाते हैं तो साहब हम अपने छोटे ग्लासेस लेके जाएं, या फिर हम अपने वो कैंटीन वाले से कहें कि ये जो डिस्पोजेबल ग्लासेस की जगह प्रॉपर ग्लासेस हों जिनको प्रॉपरली कायदे से धुला जाए। कप हो, प्लास्टिक चम्मच और ये सब का इस्तेमाल हो के ना हो के स्टील के चम्मच वगैरह का इस्तेमाल हो। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ें नहीं है। फ़ोटो कॉपी कराना तो हम दोनों तरफ फ़ोटो कॉपी कराएं, पेड़ कम कटेंगे। अपने इर्द गिर्द घर के सामने हम लोग ने देखा कि पिछले कुछ दिनों में इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने का चलन बहुत बढ़ा, हर जगह, लखनऊ हर जगह। हम इंटरलॉकिंग टाइल्स हटवाएं और आग्रह करें सरकार से कि साहब यहाँ पे घास, या नगर निगम वगैरह से कि यहाँ घास उगने दीजिए, घास उगेगी तो दोबारा जीवन पलेगा। हम लोग ने एक ऐसी मुहिम करी थी, आपको याद होगा शायद, तो लोगों ने कहा भाई ये क्यों, इससे तो मिट्टी आती है, इंटरलॉकिंग टाइल्स हटाने से मिट्टी जाती है। लेकिन इंटरलॉकिंग टाइल्स, मिट्टी हम लोग इतने दिन से पहले चलती रही दुनिया, मिट्टी हम ले रहे थे और दुनिया चल रही थी, लेकिन इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने से पानी का नीचे का पर्कुलेशन कम हो जाता है, रेट ऑफ पर्कुलेशन कम हो जाता है। उसके अलावा जो जीवन पल रहा था वो समाप्त हो जाता है। उसके अलावा वहाँ जो घास जो उगती है, वो फसल को खाने को मिलती है, वो ख़त्म हो जाता है। तमाम कीड़े मकोड़े पलते हैं जो चिड़ियों को खाने को मिलते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। ग्रीनरी जो, अगर घास जो ऑक्सीजन इमिट करती है, वो ख़त्म हो जाता है। सब निर्जीव हो जाता है, पत्थर बिछ जाता है जब। उसके अलावे जब ये जो
बनाने में जो प्रक्रिया, टाइल्स बनाने में जो प्रक्रिया है, उसमें आपका सीमेंट, माइनिंग, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, जो जो वेस्टेज हो रहा है वो सब अवॉइड कर सकते हैं अगर हम टाइल्स ना बिछाएं। और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए तो रात को सोते समय हम एसी चलाते हैं, एसी के घंटे कम किए जाएं, कूलर चलाते हैं तो ये भी तभी चलाएं जब बहुत आवश्यक हो, नहीं तो पंखे से चलाएं। तो इस तरह की छोटी छोटी कोशिशें हम धर्म और गुरुओं को बोलें कि साहब अपने भाषणों में डालिए, बच्चों को बोलें कि भाई घर में ये सब करवाओ, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा देर रहना है, बड़ों को तो कम देर रहना है। उसके अलावा हर कॉलोनी में महिलाओं का एक कीर्तन करता हुआ एक समूह होता है, तो उन माँओं से बोले कि भाई आप लोग इन चीज़ों को फैलाइए, तुम तो माँ हो। बुज़ुर्गों को बोले कि भाई आप लोग का सफ़र ख़त्म हो रहा है, आने वाले पीढ़ियाँ आराम से जीती रहें, इसके लिए आप ये सब कार्य करिए। तो कहने का मतलब ये कि हर व्यक्ति, जैसे एक बड़ी सी दीवार हो और दीवार में से अपनी ईंट निकाल ले तो दीवार गिर जाती, वैसे हर व्यक्ति अपने हिस्से का पर्यावरण का जो क्षय कर रहा है उसको रोके तो हम लोग दुनिया बचा सकते हैं। अच्छा, कठिनाई कहाँ पे, इसकी भी चर्चा आवश्यक है। कठिनाई यह है कि आनंद उठाने वाला जनरेशन हमारा, यानी कि 40+, और सबसे ज़्यादा कठिनाई झेलने वाला, जिसको हम लोग जब जा रहे हैं तो दुनिया मर रही होगी, यानी कि 30 साल बाद, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कौन उठाएगा? हम सब के घर में वो छोटा बच्चा जो 5 साल का, वो 20 साल बाद 25 साल का जब होगा तो दुनिया कैसी होगी, जो वो 45 का होगा तो दुनिया कैसी होगी, जब 65 का होगा तो दुनिया कैसी होगी। तो अभी तो जब हम जा रहे होंगे तो दुनिया ख़राब हो रही होगी, डीके कर रही होगी, लेकिन जब वो बड़ा होगा तो जीने लायक दुनिया बचेगी ही नहीं। तो समस्या, पहला डिफ़िकल्टी लेवल क्या है? डिफ़िकल्टी लेवल हम लोग भी चर्चा करें, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस है, उसके बगैर ये अधूरा रह जाएगा। डिफ़िकल्टी लेवल ये है कि आनंद उठाने वाला जनरेशन एक, और वाकई तकलीफ़ जो उठाएगा, तकलीफ़ हम भी उठाएंगे जब मौसम बदलेगा, बीमारियां बढ़ेंगी, लेकिन जो वाकई तकलीफ़ उठाएगा वो जनरेशन दूसरा। तो इस जो बड़ा जो जनरेशन आनंद उठा रहा है वो कैसे वॉलंटरली उस छोटे बच्चे के लिए अपने लाइफ स्टाइल्स कर्टेल करे, और खासकर क्यों उन हालातों में जब वेस्टर्न साइंस ने कह दिया कि ईश्वर नहीं है और हमने ईश्वर को मानना बंद कर दिया। जब हमने ईश्वर को मानना बंद कर दिया तो हमारी अकाउंटेबिलिटी ख़त्म हो गई किसी से। तो फिर एक ही जीवन मिला, जम के जियो, जम के निचोड़ो, धरती को मारो। एक ये डिफ़िकल्टी। दूसरा, वो जो छोटा बच्चा, उसकी आवाज़ कुछ है ही नहीं, जिसको वाकई झेलना, उसकी कोई आवाज़ ही नहीं। 5 साल के बच्चे की क्या आवाज़, उसके लिए क्यों अपने लाइफ स्टाइल को बदलेगा? तो ये डिफ़िकल्टी लेवल है। ऐसे में मॉरल फैब्रिक कैसे इतना मजबूत हो कि हम वॉलंटरली अपने लाइफ स्टाइल्स कर्टेल करें? तो यहीं पे अध्यात्म का रोल आता है। अध्यात्म के बदौलत ही, या अध्यात्म के कारण ही कोई व्यक्ति अपने एसी के घंटे को कम करेगा। अध्यात्म के कारण ही कोई जैसे ही गाड़ी में बैठता है तो अपने को रोकेगा। इन चीज़ों में मंथन करें, और अगर कुछ विचार आएँ, जुड़ने का इच्छा हो, तो हम लोग की वकीलों की टीम है, और सारे वकीलों और गैर वकीलों से आग्रह है कि savemotherAssociation@gmail.com पे संपर्क करें, और हम सब मिलके इस धरती को अपने बच्चे, उनके बच्चों के लिए और ईश्वर के बनाए हुए तमाम जीव जंतुओं के लिए बचाएं। बाकी आप लोग अपने कमेंट्स भेजें, और हम लोग हाई कोर्ट में एक टीम बनाई है सेव मदर एसोसिएशन के नाम से। हम लोग चाहते हैं कि आप कहीं भी हों, किसी कोर्ट में हों, आप लोग जुड़ें, और जो लोग इंटरेस्टेड हो अपने नाम भेजें, और जो वकील ना भी हों वो भी जुड़ें, क्योंकि हम सब मिलें तो डेफिनेटली हम अपने बच्चों के लिए इस धरती को जीवन की प्रवाह ख़त्म होने से बचा सकते हैं, और अन्यथा ये पूरी धरती बहुत जल्दी मंगल ग्रह की तरह निर्जीव हो जाएगी। धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ और, अपना ज्ञान बढ़ाएं, क्योंकि कोविड में एक ही तरफ से हमला हुआ, जिसके लिए हमारे पास वैक्सीन और तमाम दवाएं हैं, लेकिन अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये जो मल्टीफेरियस, मल्टी डायमेंशनल अटैक हमारे बच्चे झेलेंगे, जिसके लिए उनके पास कोई वैक्सीन, कोई डिफेंस भी नहीं होगा। तो अगर हमने आज कुछ नहीं किया इसको रोकने के लिए, तो आज से 30 साल बाद अगर हम जीवित रहे तो हमें पछताने के अलावा और अपने आज के इनएक्शन, इनर्शिया के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो इस पे विचार करिए
अवश्य कि कैसे, और जब भी ईश्वर से पूजा करें, किसी भी धर्म के हों आप, किसी मज़हब के हों, तो उससे बोलें कि भाई हमें रास्ता दिखाए कि उसकी बनाई दुनिया को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाएं। और आइए हम लोग सब जुड़ें, जैसे मैंने बताया savemother@gmail.com, सब स्मॉल में, और सब लोग जुड़ें, अपनी अपनी राय भेजिए कि कैसे हम लोग इस धरा के लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाएं। तो अंत में सभी को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की शुभकामनाएं। धन्यवाद।